हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल फील बेटर। आज हम साइकोपेडागोजी के पार्ट 4 करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ठीक है, एक बच्चा है, उसके भाषा अर्जन एवं विकास की बात कर रहा है कि वो कब भाषा सीखता है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है जन्म पूर्व अवधि, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड मध्य बाल्यावस्था, फोर्थ किशोरावस्था। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जन्म पूर्व अवधि। जन्म से पहले बच्चा भाषा को नहीं सीख सकता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रारंभिक बाल्यावस्था में। हमारे पास 3 और ऑप्शंस हैं, तो सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि जन्म से पूर्व तो नहीं सीख सकता, बट जन्म के बाद जो उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, ठीक है, 2 से 4 वर्ष की उम्र जो होती है, उसमें बच्चा धीरे धीरे क्या करने लगता है, सीखने लगता है। ठीक है, भाषा को अर्जित करने लगता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसलिए हम सेकंड को पे क्लिक करते हैं। एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था बतानी है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है? ठीक है, पहला है प्रसुप्ति अवस्था, सेकंड है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ठीक है, 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि समाज से लिंक रखता है। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को छोड़कर। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये था कोलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत का। ठीक है, ये एक अवस्था थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ठीक है, एक कक्षा है, उसमें लड़का और लड़की दोनों बैठे हुए हैं, तो जो टीचर है वो क्या करता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, आपको बताना है। फर्स्ट है जेंडर पक्षपात को, सेकंड है जेंडर पहचान को, थर्ड है जेंडर संवर्धता को, फोर्थ है जेंडर समरूपता को। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग रहा है कि इसमें क्या हो रही है, लड़के और लड़कियों में तुलना हो रही है। ठीक है, तो इसमें पक्षपात की भावना आ रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, सेकंड है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देके, थर्ड है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, फोर्थ है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ठीक है, हमें यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करना है, ना कि बढ़ाना है। तो कम करने के लिए हमें ऑप्शन बताने की किससे कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला कह रहा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, ठीक, मान लेते हैं। सेकंड है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देके, जेंडर विशिष्ट भूमिका जो है, लड़का है, ये लड़की है, उसको महत्व नहीं देना है, ये सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड है जेंडर पृथक खेल समूह, जहां पृथक की बात आ जाए वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि लड़का और लड़की को अलग अलग रख के खेल समूह बनाने की बात करी जा रही है, तो इसमें जेंडर रूढ़िबद्धता को हम दूर नहीं कर सकते। फोर्थ है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करके, इसमें भी हम रूढ़िबद्धता को दूर नहीं कर सकते, इसमें भी पृथकता की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, जेंडर पक्षपात ना हो इसके बारे में।
सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ठीक है, हमें इस किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही है उसको ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट है जॉन बी वाटसन ने, सेकंड है लेव वाइगोत्स्की ने, थर्ड है जीन प्याजे ने और फोर्थ है लॉरेंस कोलबर्ग ने। फटाफट बताइए ये जो बात है किसने कही थी? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता मानते हैं, सेकंड है जोर से बोलना, थर्ड है पाड़ यानी ढांचा और फोर्थ है आत्म केंद्रित वार्ता। तो देखिए, जो जिग्सा पहेली को जो एक 5 साल की नज़मा है जो कर रही है वो स्वयं कर रही है और स्वयं से ही बातें कर रही है। नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे कि यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी वो किसी और से तो बात नहीं करी, स्वयं बात करी, यानी व्यक्तिगत वार्ता हो गई। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, क्या कह रहा है कि बच्चे को संकेत देना है, ठीक है, और आवश्यकता जहां पड़े उनका सहयोग भी करना है। तो ये किसका उदाहरण है? पहला है प्रबलन का, थर्ड है अनुबंधन, सेकंड अनुबंधन, थर्ड मॉडलिंग और फोर्थ है पाड़ यानी कि ढांचा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ढांचा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ठीक है, जीन प्याजे जो हैं उनकी बात कर रहा है, उनके द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन सी विशेषता विशेषित करती है, मैं ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास। पहला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, सेकंड है संरक्षण कक्षा समावेशन, थर्ड है अस्थिगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, फोर्थ है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो फटाफट बताइए जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 8th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड देखिए, संरक्षण कक्षा समावेशन, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आएगा संरक्षण कक्षा समावेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि प्याजे की संरचना कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्कीमा, सेकंड है अवलोकन अधिगम और थर्ड है अनुबंधन, फोर्थ है प्रबलन। तो सभी को पता है कि कौन सी है जीन प्याजे की? स्कीमाज, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, फोर्थ है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए, इसने कहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना नहीं,
विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं या फिर कम मार्क्स हैं उसके आधार पर उनको नामांकित करना। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, नहीं। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना कि बच्चों की कहाँ पे भ्रांतियां आ रही है, क्या स्पष्ट उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। उससे संबंधित उनकी अवधारणाओं के बारे में समझना ही मेन उद्देश्य हमारा होना चाहिए आकलन का, ठीक है, कि बच्चे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। आज से आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। कल हम आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेट्स मोर वीडियोस। थैंक यू।